So today I am going to present before you the very interesting topic learning in the 21st century। 21वीं सदी में पढ़ाई किस तरह की जाए, ये बड़ा प्रासंगिक समय के हिसाब से प्रासंगिक विषय है और इसकी प्रासंगिकता इस कोरोना महामारी ने और बढ़ा दी है। सभी शिक्षकों को, छात्रों को ये समझना है कि पढ़ाई के लिए किस प्रकार के टूल्स आज हमें उपलब्ध हैं। यही आज के प्रेजेंटेशन का सार है। इस एक अदना वायरस ने पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया है। जब से ये जनवरी माह में चीन के वुहान में प्रकट हुआ, तब से आज तक विश्व ने बहुत कुछ खोया है और जनवरी से मई तक विश्व को अब ये समझ में आ गया है कि जब तक इसकी दवाई उपलब्ध नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, डेट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमें अपने कार्यकलापों को भी इसके साथ करना है। क्योंकि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा समय तक कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब इस कोरोना के साथ ही जीना है। किसी ने कभी सोचा था क्या कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख के डरेगा? एक आदमी किसी के साथ चाय पीने में डरेगा। आज विश्व भर में 50 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारतवर्ष में आज ही ये 1 लाख की फिगर को क्रॉस किया है। संकट बहुत बड़ा है। 3 लाख से ज़्यादा लोग आज हमारे साथ नहीं हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस। इट हैज़ बैडली अफेक्टेड द इकोनॉमी, इट इज़ बैडली अफेक्टिंग द एजुकेशन। और आज की तारीख में कोई हमारे पास अन्य विकल्प नहीं है ऑनलाइन टीचिंग माध्यम को छोड़ करके जिसका हम प्रयोग कर सकें छात्रों के साथ जुड़ने के लिए। इसलिए इस टॉपिक का महत्व आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। शिक्षकों को ये जानना आवश्यक है कि टूल्स और वो टूल्स जो कि निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं उनका किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, और छात्रों को ये जानना आवश्यक है कि इनका वो प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। सो वी विल प्रोसीड अहेड विद दिस इंट्रोडक्शन। वायरस ही नहीं, बहुत पहले इनफैक्ट in the year 2012 it was realized that there is a dearth of good teachers, not only in India, विश्व भर में जब ये एहसास होने लगा कि अच्छे शिक्षकों की कमी है, तो मूक्स की बात होने लगी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिसका प्रयोग करके छात्र अपनी लर्निंग को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा शब्द है जो इसके साथ ही आगे बढ़ा, जो आज की टॉपिक का मेन डिस्कशन पॉइंट है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये अभी हम इसकी बात करेंगे किस प्रकार कौन कौन से सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिसको हम डाउनलोड करके सिस्टम पे और उसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमको कहीं कोई पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, 2012 से ऑनलाइन शिक्षा की तरफ विश्व का रुझान हुआ और 2012 से लेकर 2020 तक कई सारे माध्यम उपलब्ध हुए जिसका कई छात्र लाभ उठा रहे हैं। इस वायरस ने क्या किया? इस वायरस ने एक कैटलिस्ट का काम किया, क्योंकि जब ये एहसास हुआ कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, अगर हमें अपने छात्रों के साथ जुड़ना है तो ऑनलाइन माध्यम को छोड़ करके और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। तो तमाम ऐसे माध्यमों को भी शिक्षकों ने एक्सप्लोर किया
जो यूजुअली नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फ्लिप टीचिंग मतलब आप अपना मटेरियल चूँकि छात्रों के पास अगर आपने उपलब्ध करा दिया है तो यू कैन ऑलवेज गिव असाइनमेंट बेस्ड अपॉन दैट मटेरियल। स्टूडेंट्स काम करके जमा करें, आप एज ए टीचर आप उसको इवेलुएट करके उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको बताएं कि उसमें क्या कमियां थी, किस तरह से उनको आगे उसको सही करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे विकल्प जो यूजुअली टीचिंग के लिए नहीं उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा उसके साथ नहीं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, उन्होंने व्हाट्सएप का प्रयोग किया और कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का प्रयोग किया। ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए आवश्यकता किस चीज़ की है? एक नोट चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए जिसके साथ माइक्रोफोन और स्पीकर और कैमरा हो ताकि आप जुड़ सकें प्रॉपरली, या फिर एक स्मार्टफोन हो जिसमें ये सभी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं। इसके अलावा गुड बैंडविड्थ चाहिए। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए कम से कम 3G की कनेक्टिविटी चाहिए ताकि अनब्रेकेबल कनेक्टिविटी हो, आप जुड़ें। इस तरह से चूँकि इंटीरियर में समस्याएं हैं कनेक्टिविटी की, तो इस तमाम शिक्षकों ने तमाम जगह, नॉट ओनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तमाम जगह ये अनुभव किया कि सीमलेस कनेक्टिविटी की समस्या छात्रों के साथ हो रही है। जो छात्र जुड़े, कुछ छात्र नहीं जुड़ पाए। अगर डेटा जो हमारे पास उपलब्ध है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का या अन्य विश्वविद्यालयों का, 70 से 90% ऑन एन एवरेज 70% और बेस्ट केस में 90% छात्र शिक्षकों के ऑनलाइन जो प्रयास किया उन्होंने जुड़ने का, उससे जुड़ पाए। और ऑब्वियसली अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि पावर अगर गई तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट हैं ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग के लिए। इसलिए समस्याएं जो आ रही थीं उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने छात्रों के साथ और एक डीफिल रिसर्च स्कॉलर का सहयोग लेकर के इनके साथ वी एक्सप्लोर्ड द मूडल प्लेटफॉर्म विच अगेन इज फ्रीली अवेलेबल। और इस मूडल प्लेटफॉर्म पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक पोर्टल डेवलप किया, जिसका लिंक app.allduniv.ap-ips.in, दिस इज़ द लिंक ऑफ दिस पोर्टल। और आज इस पोर्टल के ऊपर तमाम शिक्षकों की विभागवार टीचिंग मटेरियल उपलब्ध हैं, जिसका छात्र, क्योंकि जिस समय आप कहीं हैं जहां से आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन जब कभी भी आपको कहीं से मौका मिला तो आप फिर इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। पोर्टल को ओपन कर करके अपने क्षेत्र का जो मटेरियल उपलब्ध है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। केवल इस पोर्टल पे हमने और जो भारत सरकार के जो जाने माने पोर्टल हैं, जैसे स्वयं, जैसे NPTEL, जैसे EPG पाठशाला, इन सब का लिंक भी प्रोवाइड किया है ताकि यहीं से इन भारत सरकार के पोर्टल से भी छात्र जुड़ पाएँ अगर उनको कहीं वहाँ कोई मटेरियल देखना है तो। और आगे अभी तो संकट की घड़ी थी, इसलिए समय के साथ सब कुछ कंप्लीट करना था। लोग बहुत टेक्नोलॉजी फेमिलियर भी नहीं थे, तो आप अभी आज विज़िट करेंगे तो पाएंगे कुछ ऐसा मटेरियल भी है जो हैंड रिटन है,
जो ढंग से स्कैन नहीं हुआ है वो भी हमने आज की तारीख में डाल दिया है, लेकिन आगे ये सब नहीं होना है। आगे इस प्लेटफॉर्म को और सुदृढ़ करना है और मटेरियल अच्छे ढंग से इसके ऊपर जाना है, और भविष्य में ये सब हमारे शिक्षक प्रयास और करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सिस्टम के बैकग्राउंड की अगर आप देखें, हम बहुत ज़्यादा तकनीकी इस लेक्चर को नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में पहले हम एनालॉग की बात करते थे, बीच में सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आई जहां ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ 1948 में। 3 लोग जिनको उस साल का नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का मिला था, शॉकली, बार्टेन और ब्रेटेन, उन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया जिससे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आई। एंड देन इट लेड टू द डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ पे व्हाट वी कॉल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज का प्रयोग किया, और ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल, और फिर वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं आज की तारीख में, जहां एक सूक्ष्म चिप के ऊपर लाखों कंपोनेंट्स आज की तारीख में डिज़ाइन किए जा रहे हैं। सो एनालॉग और डिजिटल में मुख्य अंतर खाली ये बताना चाहूँगा कि हियर वी प्रोसेस कंटिन्यूअस सिग्नल्स, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एनी सिग्नल दैट इज़ देयर इन द रियल वर्ल्ड, यानी जिस वर्ल्ड में हम एग्जिस्ट करते हैं, ऑल सच सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस, ऑल सच सिग्नल्स आर एनालॉग इन नेचर। एनालॉग शब्द ही आया वर्ड एनालोगस से, यानी उसके जैसा, यानी नेचर के जैसा। तो नेचर में जितने सिग्नल उपलब्ध हैं, कंटिन्यूअस मीन्स एनी सिग्नल, whatever temperature, pressure, humidity, whatever you say, it varies continually with time. That is what continuity means. Now interesting चीज़ ये है कि जब हम डिजिटल पे आते हैं तो क्या कहते हैं कि डिजिटल सिस्टम प्रोसेसेस डिस्क्रीट सिग्नल्स। डिस्क्रीट मीन्स नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब हुआ अगर यही सिग्नल लें तो इसको हर पॉइंट पे न लेकर के, अगर यूनिफॉर्म सैम्पलिंग की बात करें तो एक रेगुलर इंटरवल पे अगर सिग्नल की वैल्यूज़ को लें तो अगर इसी सिग्नल को हमें प्रोसेस करना हो डिजिटली, तो व्हाट वी डू इज वी टेक सिग्नल एट दीज पॉइंट्स which I have marked, say for example. So when we are not taking the signal at all the points, we call it a discrete signal. So analog signal को digital में convert करना हो तो the signal has to undergo 2 processes. One is the sampling and the other is the quantization. यानी इन सिग्नल को वैल्यूज़ या कोड प्रदान करना ताकि उस सिग्नल को ट्रैक किया जा सके। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हमारा कोई एक सिस्टम है, अगर ये एनालॉग सिग्नल है और ये एनालॉग सिस्टम है, तो ये इसको प्रोसेस करेगा और हमको जो भी हम आउटपुट चाहते हैं वो प्रोवाइड करेगा। अब यही अगर हमारा डिजिटल सिस्टम हो या डिस्क्रीट सिस्टम हो, तो क्या होगा, ये सिग्नल जो एनालॉग है, दिस इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल, दिस इज समथिंग, दिस अंडरस्टैंड्स डिस्क्रीट और डिजिटल. So this signal is something which is foreign, this machine can never understand. So what we have to do, we have to convert it from analog to discrete, and this is done using the quantizer which is called analog to digital converter.
और फिर प्रोसेस करके जो इसका आउटपुट आएगा वो डिजिटल होगा, क्योंकि सिस्टम डिजिटल है। और इसको अगर हमको एनालॉग वर्ल्ड को फीडबैक देना है तो चूंकि एनालॉग वर्ल्ड कंटिन्यूअस सिग्नल एक्सेप्ट करता है, इसलिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको इसका उल्टा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी किसी भी सिग्नल को अगर हमें डिजिटल एनवायरनमेंट में प्रोसेस करना है तो उसको इट हैज़ टू अंडरगो टू प्रोसेसेस, इफ इट इज़ टू बी प्रोसेस्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, और अगर फीडबैक देना है रियल वर्ल्ड को तो अगेन इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्मेट। नाउ what does it mean when we do this sampling and quantization? As I said, what happens, हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, we get it, this is an inherent error, you can't avoid this error, which is known as quantization error. So quantization error कैसे आता है, it can be explained but it is not required here. लेकिन इस एरर के बावजूद एक्सेप्टेबिलिटी डिजिटल सिस्टम की बढ़ती गई समय के साथ, और एनालॉग सिस्टम या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे थिंग ऑफ द पास्ट हो गया। अब कोई ना कोई वजह तो होगी, जब एरर आ रही है उसके बाद भी सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। व्हाट डज दैट मीन? कई सारे और एडवांटेजेस हैं डिजिटल वर्ल्ड के, जिसकी वजह से हम कुछ इनहेरेंट एरर के बावजूद भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी समय के साथ बढ़ी है। एंड इट इज़ व्हेन यू गो टू इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्ट ऑफ इट इज़ डिजिटल टुडे। क्या है मुख्य वजह जो मैंने स्लाइड पे लिखा है? एक तो सिस्टम्स कॉम्पैक्ट हो गए, यानी साइज़ उनकी छोटी हो गई, इजीली हैंडल कर सकता है आदमी, पावर कंजम्पशन रिड्यूस हो गया, स्टोरेज बड़ा सहज हो गया और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज उपलब्ध हुआ, और सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ी। दीज आर द मेन रीजंस व्हाई इन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एनवायरनमेंट। आज जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो दिस वर्ड डी हैज़ बिकम सिनोनिमस। When we say computer, we always mean a digital computer, but we must know computer we had and we are having analog computers also। और खाली एक सेंटेंस में अगर डिफरेंस बताऊं, एनालॉग कंपोनेंट का जो मुख्य अवयव है, मुख्य कंपोनेंट है, that is called ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और डिजिटल कंप्यूटर का जो मुख्य अवयव है, इट इज़ आइदर ए माइक्रो प्रोसेसर और इट इज़ ए चिप विच इज़ नोन एज माइक्रो कंट्रोलर। एनालॉग कंप्यूटर जैसा मैंने कहा था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता भिन्न है। क्योंकि किसी भी, अगेन बहुत संक्षेप में अगर बात करूं, किसी भी डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे, दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एनालॉग में इट इज़ टोटली हार्डवेयर, द सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किट ओनली। सो वंस इफ इट इज़ एन एनालॉग सिस्टम, वंस you give the signal, it is processed by the circuit and you immediately get the output. Whereas here, if it is a digital system, what happens? The software there processes the signal, taking the help of the hardware, and then provides the output. So it's not that fast. So real time सिग्नल की, जहाँ सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करेंगे, यू विल स्टिल फाइंड दैट people prefer to use the analog environment compared to digital environment. So as I wrote earlier,
the heart of any digital system is a microprocessor or a microcontroller. Microprocessor कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है. Microprocessor, the first microprocessor, 4-bit microprocessor, short में MUP लिखते हैं, that was provided in the year 1971 by a company known as Intel Corporation, which is there at Santa Clara in US. And then after that exponential progress took place in this particular field. And then microcontroller, it can be simply said in simple words, it is on the same chip it is microprocessor plus, means some more elements which is not there on the microprocessor as a chip. My microprocessor is nothing but an IC, very, very large scale integration. So on the same chip, if we add some more components along with whatever is there on a microprocessor, we call it a microcontroller. That is the basic difference between a microprocessor and a microcontroller. Now this slide is interesting. A system, first of all, when you talk of a system, it's very interesting. आप जितनी डिक्शनरी, जितनी एनसाइक्लोपीडिया देखेंगे, आप सिस्टम की एक अलग सी परिभाषा पाएंगे, और प्रॉब्ली वो इसलिए है कि जिसने सिस्टम को जिस तरह विजुलाइज किया, उसने सिस्टम को उस तरह डिफाइन किया. लाइक इफ यू हैव रेड द स्टोरी इन योर चाइल्डहुड, the story was elephant, how it was described by blind person. एलिफेंट एंड 7 ब्लाइंड मैन, जिसने एलिफेंट को जिस तरफ से छुआ, उसने एलिफेंट को उस तरह से परिभाषित किया. जिसने उसकी सूंड छुई, उसने उस ऐसे डिफाइन किया. जिसने उसकी पूंछ छुई, उसने वैसे डिफाइन किया. सो सिमिलरली सिस्टम definition in various dictionaries, various encyclopedia that I have read is different and is not complete in itself. उसी तरह जब सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं तो बहुत तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है, लाइक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा, static system, dynamic system, probabilistic system, deterministic system. We are not interested in doing all that. सिंपल से बात कर रहा हूँ. एक बेसिक क्लासिफिकेशन जो है, जिस भी प्रकार के सिस्टम आज इस रियल वर्ल्ड में उपलब्ध हैं, उनको हम दोनों में से किसी एक कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं. एक वो सिस्टम जो वो टास्क पर, सिस्टम ह्यूमन बीइंग नहीं बना है, लेकिन ये सिस्टम वो टास्क परफॉर्म करते हैं जो उसका निर्माता खुद नहीं परफॉर्म कर सकता. बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं. बिग एग्जाम्पल इज अ व्हील, पहिया. ह्यूमन बीइंग कांट रोल लाइक अ व्हील. और दूसरे वो सिस्टम हैं कंप्यूटर, कैलकुलेटर, जो वो टास्क परफॉर्म करते हैं जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर सकता है. लेकिन अंतर क्या है? अंतर, जो टास्क ह्यूमन बीइंग महीनों में या साल भर में या हफ्तों में परफॉर्म करेगा, वो सिस्टम उसको चंद सेकंड्स में या चंद मिनटों में परफॉर्म कर देगा. तो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग विल हैव सम फ्री टाइम to be utilized for some other productive work. That is the difference. और आज लगता है कि ये सब कल की ही बात है, लेकिन कंप्यूटर और कैलकुलेटर, कंप्यूटर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1979 में कंप्लीट करी, और कैलकुलेटर भी तब बहुत उपलब्ध नहीं था. हम लोग कंप्यूटेशन के लिए स्लाइड रूल्स या लॉग टेबल का प्रयोग करते थे. बाद में कैलकुलेटर आए, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ये इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर, फिर
पोर्टेबल कैलकुलेटर आया, फिर कंप्यूटर आया। कंप्यूटर कहीं भी वर्ल्ड में 1982 में आया। इसके पहले ऐसा नहीं कि कंप्यूटर नहीं था, बट इट वाज नोन एज मेन फ्रेम कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, यानी एक बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था जो एक ऐसी जगह हाउस होता था बिल्डिंग को, जैसे मान लीजिए संज्ञा देते थे कंप्यूटर सेंटर, जहाँ पे एक जॉब रिसेप्शनिस्ट हुआ करता था जो यूज़र्स के जॉब कलेक्ट करता था, और उन कलेक्टेड जॉब्स को जब वो एक्यूमुलेट हो जाते थे तब सिस्टम को ऑन किया जाता था। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जब एक सर्टेन रेंज में होता था तभी प्रोसेसिंग होती थी। इसलिए इस मशीन पे प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट को बैच प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट कहा जाता था। एंड दिस एनवायरनमेंट वाज, आज से अगर तुलना करें तो एक शब्द में कह सकते हैं, इट प्रोवाइडेड ए नॉन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, क्योंकि यूज़र का डायरेक्ट इंटरेक्शन मशीन के साथ नहीं था। यूज़र सबमिट करता था जॉब, ऐसे कई सारे जॉब जब इकट्ठा हो जाते थे तो वो एक बैच बनता था, और फिर उन जॉब्स को इकट्ठे प्रोसेस करके बाद में यूज़र को बुलाया जाता था, रिजल्ट उसको प्रोवाइड किया जाता था। आज आप सभी जानते हैं सभी को कंप्यूटर लिटरेट होना क्यों आवश्यक हो गया है। आज जब आप परचेज की बात करते हैं, कहीं भी आप रिज़र्वेशन की बात करते हैं, कहीं से कहीं का रिज़र्वेशन करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सहज कर दी है इस कंप्यूटर मशीन ने जो पहले नहीं थी। तो इसलिए हर किसी को आज घर के अंदर, चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो, ड्राइंग रूम हो, कहीं भी आप पाएंगे जो एक गैजेट होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर विद्यमान है। किचन के अंदर अगर वो माइक्रोवेव ओवन है या सिंपल ओवन भी है तो उसके अंदर यू विल फाइंड दैट प्लेस। बाथरूम के अंदर आपका वॉशिंग मशीन है, अगेन ए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर इज देयर। ड्राइंग रूम के अंदर कोई भी एंटरटेनमेंट गैजेट, एक अच्छा एंटरटेनमेंट गैजेट आपके पास अगर है, एक अच्छी मशीन आपके पास है, यू डोंट नीड एनी टीवी और स्टीरियो और एनी सच थिंग फॉर योर यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्रांति आ गई है इन कंट्रोलर्स की वजह से। आज नॉट ओनली the movement of the vehicle is controlled by these controllers, but all sorts of visual indications that are available on the dashboard, my microprocessor or a microcontroller is behind that. Online आज की तारीख में ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है, वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट की बात हो रही है, हम लोग आगे डिटेल में इसकी बात करेंगे। हॉस्पिटल, पहले ICU एक बड़ा शब्द हुआ करता था, खाली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ICU उपलब्ध था। आज की तारीख में इवन एक छोटे नर्सिंग होम में कम से कम एक ICU आपको मिलेगा। अगर आपने कभी ICU विज़िट किया है तो आप क्या देखते हैं वहाँ पे कि एक पेशेंट एक बेड पे है, उसके पेरीफेरी में, उसके इर्द गिर्द मशीनें लगी हैं, मशीनों से लीड निकली है और वो लीड्स पेशेंट में जुड़ी है। किसी लीड से कोई मेडिसिन उसको एडमिनिस्टर की जाती है, किसी लीड से कोई चीज़ फीड की जाती है, चाहे वो ग्लूकोज हो या कुछ और फ्लूइड हो, किसी चीज़ से कोई उसका सैंपल लिया जाता है। एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग is not only being fed or taken from the patient, or the record of all those things is maintained in the machine itself. So doctor today simply visits the patient, jots down the time, जब उसने visit किया, बाकी सब चीज़ तो recorded already उसके अंदर होती है। लाइब्रेरी, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। लाइब्रेरी में पहले छात्र, हमने अपने जीवन काल में छात्र जीवन में देखा था कि कोई किताब पुस्तक अगर इंटरेस्ट की होती थी तो लोग उसको कहीं इधर उधर मिसप्लेस कर दिया करते थे ताकि नेक्स्ट टाइम वो आए तो वो पुस्तक उनको मिले, औरों को ना मिलने पाए। आज ये संभव नहीं है। अगर अच्छी लाइब्रेरी हो तो उसके अंदर देयर इज़ ए हैंड हेल्ड थिंग नोन एज बुक लोकेटर। आज आपको वहाँ जाके कार्ड देखने की आवश्यकता नहीं है कि पुस्तक लाइब्रेरी में कहाँ पे है।
बुक लोकेटर लेकर के आप लाइब्रेरी में मूव कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी आप जैसे जैसे उस किताब के नज़दीक पहुँचेंगे सिग्नल की जो बीप है वो बढ़ती जाएगी एंड यू कैन लोकेट द बुक वेरी इजीली। सो इन सभी प्रयोग की वजह से एक नया शब्द आया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिसको कहते हैं एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। यानी इन जितने सिस्टम्स की हमने आप बात करी, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या कोई भी गैजेट है, what is there? Embedded technology means what? A controller which is a very small fragment of the entire system। अगर कार की बात करेंगे तो कार की बॉडी चेसी के तुलना में 1/10,000 पार्ट भी नहीं है कंट्रोलर। ए कंट्रोलर built into a larger engineering system। ये चाहे कार हो चाहे वॉशिंग मशीन हो, वॉशिंग मशीन में क्या होता है देयर इज़ ए टब जिसके अंदर आप डिटर्जेंट और कपड़ा और पानी डालते हैं और देयर इज़ ए मोटर। द मूवमेंट ऑफ दैट मोटर इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्रोलर एंड द क्लॉथ गेट्स वॉश्ड। सो व्हेन यू लुक एट द साइज ऑफ दिस कंट्रोलर कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑल अदर थिंग्स, द साइज इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट। सो 82 में जब डेस्कटॉप सिस्टम आया जिसको पीसी कहते थे, पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, मीन्स ए डेस्कटॉप, और ये दुनिया में कहीं भी सन 82 में आया, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसने क्या किया, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, टाइपराइटर्स ग्रेजुअली ऑफिसेज से गायब हो गए, सब कुछ इस डेस्कटॉप मशीन पे होने लगा। इंटरटेनमेंट गैजेट्स जैसे मैंने सब घरों में हुआ करता था, जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, एक स्टीरियो सिस्टम हुआ करता था। टीवी में जिसका था ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले आई, फिर कलर टीवी आई। इस तरह की जितने इंटरटेनमेंट गैजेट्स हैं ग्रेजुअली सब श्रिंक करके एक सिस्टम के अंदर आ गए। और जो मैंने रिजर्वेशन एट्सेट्रा का आपको एग्जांपल दिया, ऑनलाइन पेमेंट एट्सेट्रा, व्हाट हैज़ दैट डन? इट हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ईजियर। कहीं आपको क्यू में जाके खड़ा नहीं होना है, यू कैन प्लेस द ऑर्डर यूजिंग द मशीन, यू कैन मेक द पेमेंट एंड यू कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम देयर। सो कैसे हुआ? समय के साथ, एज इज रिटन ऑन द स्लाइड, डेस्कटॉप से और इंटीग्रेशन लेवल बढ़ा, हम लैपटॉप पे आए। अब लैपटॉप से व्हाट इज़ ए स्मार्टफोन? स्मार्टफोन इज़ नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ palm top। So it's a palm top computer that we have, which is much better than the yesteryear's desktop. Not only because of availability of lot many computer languages. So what this slide is trying to say is that acceptability of the machine by the human being increased not only because we moved from technological advancement में जो हुआ, architectural advancement हुआ कि हम डेस्कटॉप से लैपटॉप पे आए, लैपटॉप से palm top पे आए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन पे आए। All this is okay, but what has led to the wider acceptability of these machines, this machine which we call as a computer, I always tell my students that computer, this word computer has come from the Greek word compute, और compute का मतलब होता है गणना करना। So आई ऑलवेज से कि अगर इस मशीन के निर्माता को ये पता होता कि कंप्यूटेशन के अलावा हम इस मशीन का प्रयोग, कंप्यूटेशन मीन्स व्हाट? कंप्यूटेशन मीन्स नंबर प्रोसेसिंग के बाद जब हम टाइपराइटर के रिप्लेसमेंट की बात किए तो क्या हुआ? टेक्स्ट प्रोसेसिंग आया। वो भी इसी कंप्यूटर से होने लगा। उसके बाद क्या हुआ? This wonderful thing, multimedia. Multimedia means more than one media. यानी नंबर और टेक्स्ट के अलावा क्या हुआ? We could think of audio processing, we could think of video processing, we could think of graphics, and we could think of an amalgam or integration of all these things which is known as animation. So
It's not only, as I said earlier, as it was on the previous slide, architectural advancement, I repeat, is not the only thing which is responsible for the wider acceptability of this machine by the society. It is multimedia interface which has provided all this, which has combined all this along with this, which has led to its wider acceptability. And then what? Networking. अगर नेटवर्किंग नहीं होती तो हम इस शब्द की बात नहीं कर पाते, विच हैज़ अगेन एम्बेडेड से हम यूबिक्यूटस पे आ गए. नेटवर्किंग बहुत संक्षेप में, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज नेटवर्किंग इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है. शुरुआत 1958 में हुई, जब DARPA was a unit of Department of Defense in US, जिसने DARPA full form is Defense Advanced Research Project Agency. So they initially tried to integrate 4 mainframe computers. 1958 डेस्कटॉप्स उपलब्ध नहीं थे. 4 US यूनिवर्सिटीज़ के मेन फ्रेम कंप्यूटर को इनिशियली लिंक करने का काम इस एजेंसी ने किया, एंड दे वर थ्रिल्ड बाय दिस नेटवर्किंग, क्योंकि थिंग्स कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. और फिर अगेन एक्सपोनेंशियल प्रगति, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो फिर 10, फिर 16, फिर 60, और इस तरह से it has reached the stage of what we call internet today. So that is one thing because of which anything you say online purchase, ticketing और इस तरह की सारी एप्लीकेशन संभव हो पाई. नॉट ओनली अगेन नेटवर्क, उसके बाद की जो चीज़ लिखी है इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर ये नहीं होता तो ये एप्लीकेशंस भी संभव नहीं होते, क्योंकि www तमाम लोगों से पूछे क्या है, लोग कहेंगे इंटरनेट है. नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www. www stands for World Wide Web, and the concept of World Wide Web was given by this gentleman Sir Tim Berners-Lee in 1989. Now Sir Tim Berners-Lee used to work at an agency known as CERN, nuclear agency in Europe. He used to work there, and he had problems in sharing his thoughts, his ideas with others in the same organization. So he thought, can I do something so that I can share my thoughts, my blogs with others in the same organization, and that led to what we know as World Wide Web today. And all this computer along with multimedia, networking concepts integrated World Wide Web has led to ubiquitous computing. Ubiquitous simply means anytime, anywhere. And this has totally changed the concept of working. I mean, and this is what has in fact led to the concept of work from home. If your working environment is available through a server to you, and if you are allowed to access that, you can access all that from your home, and you can work as if you are working in the same office. So this has become very common even in our country these days, and it has led to a wonderful concept. What people are doing is, let's say for example in their group, if that work is to be completed say for example within 30 days, and if someone has done the assigned task in 20 days, one can even avail leave on that count for the next 10 days. So all these concepts have come only because of the concept of networking, concept of proper bandwidth, and of course www, through which www
through which you can get yourself linked with others. So, what effort was done from that agency which I just described, DARPA, and it was termed as DARPANET because of that. So DARPANET is the mother of today's internet. Internet, as is written on the slide, is the acronym or abbreviation for international network. Inter from here, net from here makes it internet, and internet is nothing but worldwide network, and it is a public network. It is an example of public network. Public network means anybody can hook onto that network, whereas intranet is different from internet. It is a private network, a network belonging to a particular enterprise or organization. Only those who are authorized to access that, only those people can link themselves with that network. It is not a public network. Extranet is the extension of intranet. अगर आपको सिंपल उदाहरण दूं जिससे आप सभी वाकिफ होंगे, say for example Big Bazaar. You know, Big Bazaar has its outlet in small cities one, in bigger cities more than one. It has its outlet in several countries. So if we take an example of, say for example, Big Bazaar network, it is an example of intranet. Only those who are authorized to get hooked to that network can hook to that. Now, what is extranet? Big Bazaar, you know, deals with many types of items. So, and from whom they get it from variety of suppliers. So, if they open their intranet to those suppliers as well, who are supplying the material to Big Bazaar, then it can be termed as an extranet. So that is what is meant by extension of private network. And the same internet, not with capital I but with a small I, is a particular segment of this worldwide network, not the entire worldwide network. Network of networks that we say. Internet is also said or described as network of networks. So if we only take some of the networks, not all the network, entire network, a particular segment, then it is to be described with a small I, not capital I. Now gradually we are approaching towards FOSS, which I want to pass on to you people. Web browsers, सबसे पहले जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं, और हमने रेड से उनको हाईलाइट किया जो मोस्टली यूज्ड ब्राउज़र्स हैं. एंड दिस अगेन इज़ नॉट ए कंप्लीट लिस्ट, देयर आर अदर्स एज वेल. इस लिस्ट में हमने उसी को जोड़ लिखा है जो कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं. ये ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम का है. मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, सफारी इज़ देयर ऑन iOS प्लेटफॉर्म एप्पल सिस्टम के ऊपर, एंड माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ प्रेफर्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज. सो देर आर अदर्स. एज आई सेड, दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. I have only taken from the list of browsers those browsers which are commonly used, and same stands true for other slides as well. Then web browser के बाद अगर कुछ हमें सर्च करना है मटेरियल, तो we need some search engine. And again, what I have highlighted is mostly used. Google, all of you know. पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में it is there on the other slide. Google Scholar is preferred compared to Google. Bing and Yahoo, these are also used. Baidu is what is used in China, and these are some others. And again, this is not an exhaustive list. There are other search engines as well. I have only written, again I repeat, name of those search engines which are being used. Percentage of usage I am not very clear, but mostly whatever I have highlighted in red is used by common people.
Now I am going to present you the tools that are available to a teacher to be used, but before that www की बात करी, जो कंसेप्ट सर टिम बर्नर्स-ली ने दिया, और क्या हुआ, it led to, this is how that slide probably I have missed. When I say Web 2.0, Web 3.0, a question will arise, what is the difference between them? So it started with Web 1.0, then we reached the stage Web 2.0 and Web 3.0. बहुत सरल शब्दों में अगर इनमें अंतर बताऊं तो Web 1.0 provided a non-interactive environment. इससे पहले वेब का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, वेब यू नो, वेब मीन्स मकड़ी का जाला. सो हियर इन कंप्यूटर दिस वेब मीन्स नथिंग बट लिंक्ड पेजेस. So linked pages can be transferred, more than one page can be transferred from one place to the other, and that is what is the meaning behind web. So Web 1.0 provided a non-interactive environment, Web 2.0 provided an interactive environment. यानी जैसा पहले डिफरेंस था, यहाँ नॉन इंटरेक्टिव मतलब क्या, हम अपनी चीज़ खाली अगले को ट्रांसफ़र कर सकते थे, उस पर अगला फीडबैक नहीं दे सकता था. Interactive means now feedback was possible, it was a two-way interaction that became possible, and Web 3.0, in simple words, I can say it has provided a semantic network or a semantic web, जहाँ पे कई तरह के environment का integration हो गया. So this is the difference between 1.0, 2.0 and 3.0. So Web 1.0 was initial thing. आज की तारीख में जो वेब 2.0 और 3.0 पे जो टूल्स उपलब्ध हैं उसकी जानकारी देना आज की टॉक का मेरा मुख्य उद्देश्य था. बाकी तो हमने थोड़ा बैकग्राउंड बताया सिस्टम के बारे में along with that. जब एक टीचर को क्या करना है, जब अपना प्रेजेंटेशन बनाना है, वन नीड्स ए प्लेटफॉर्म. मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है, किसी भी उससे, चूँकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, पीपल विल से आई यूज़ पावर पॉइंट फॉर व्हाट, फॉर प्रिपेयरिंग स्लाइड्स थ्रू विच द वे आई एम डूइंग इट हियर, प्रेजेंटिंग द मटेरियल बिफोर द स्टूडेंट. बट there are, and as I said in the beginning, all of them are freely available. You can download and you can use it. You have not to pay a single penny for that. Or again, this is again is not an exhaustive list. और भी बहुत सारे हैं, but they are not that commonly used. इसमें से जो हमने red से highlight किया है, again it means wherever that red is, I will not repeat. It has been highlighted because it is mostly used and it is much better than others. They are on the same slide. So you can see what facilities are available on Google Presentation. You can download it and you can see how you can prepare better slides than what you can do in a PowerPoint environment. I was talking about this Google Scholar there. Academic search engine तो हमने वहाँ उस स्लाइड पे प्रेजेंट किए थे. Research scholars के लिए in particular, these search engines are very common. Virtual LRC stand for Learning Resource Center. Google Scholar की हमने बात करी. Google Scholar पे आपके जितने हिट्स होते हैं, आपका पेपर उतना रिच माना जाता है. Then Archival Research Catalog, InfoMine, LibGuides, Community, these are the other search engines for the academic world. Again, as I said, हमने कुछ और लिखा है ताकि चूँकि ये टीचर्स के लिए है, तो they must know the names of some more
search engines which are there: Infotopia, Academic Information, Reference Seeker, which is RefSeek, Base, and ERIC. So I will request people in the audience to explore them, to try to see how they are, one is different from the other, what facilities are available. Even if you do not use it, you must see that what is the difference between all of them. बिब्लियोग्राफी या साइटेशन के लिए जो टूल्स उपलब्ध हैं, इनमें मेंडली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी रेफवर्क्स, इजीबिब भी यूज़ होते हैं, एंड नोट और जोटेरो भी और टूल्स हैं जो उपलब्ध हैं। मूडल, जैसा मैंने शुरू में बताया, मूडल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम लोगों ने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकसित किया है, जो आज की तारीख में कार्य कर रहा है, और भी कई यूनिवर्सिटीज़, इवन MNNIT हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन learning management system using the same platform Moodle, and many others may have done it. I don't have the record of that. Then note making tools: SpringPad, Notes, Evernote, My School Notebook, and iSearch Notes. So all these are note making tools. जैसे आपके Microsoft Windows में नोटपैड उपलब्ध है, उसी तरह ये नोट टेकिंग के लिए ये टूल्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। नाउ इंटरैक्टिव कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया स्काइप का, फेसबुक का, गूगल क्लासरूम का। So I have put all of them together, with which people are very familiar today. सोशल नेटवर्किंग फेसबुक के थ्रू लोग करते हैं, गूगल हैंगआउट, स्काइप का मीटिंग के लिए या एक दूसरे से थॉट शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वाइवा के लिए यूज़ करती है यूनिवर्सिटीज़, ट्विटर everyone knows. But and Google Drive also is known, because Google Drive you get some storage which is free of cost, and you can pay, and you can take more storage using Google Drive. Google कैसे कार्य करता है, it is also very interesting. आज अभी इस प्रेजेंटेशन में तो नहीं बात कर सकते, लेकिन गूगल आप जब करते हैं कोई भी टॉपिक को, गूगल क्या करता है, आपको लिंक पेजेस प्रोवाइड करता है, एंड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. दैट इज बिकॉज ऑफ द एल्गोरिथम दैट इट follows, which is known as PageRank algorithm. Wiki spaces edmodo.com. Now mind mapping tools are very interesting tools. जब तक आप इसका प्रयोग नहीं किए हो, माइंड मैपिंग टूल क्या होता है कि आप जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, हमको कोई अपना प्रेजेंटेशन देना है बोर्ड मीटिंग में या अपने क्लासरूम में, सो मेन वर्ड्स जैसे एब्स्ट्रैक्ट आप जब लिखते हैं, आप पेपर लिखते हैं, उसमें कीवर्ड्स लिखते हैं, सो यू टेक दोज मेन वर्ड्स अराउंड विच द कंसेप्ट कैन बी बिल्ड. तो ये ऐसे टूल्स हैं, इसका यूज़ करके वो आपको बताएगा कि आप उनको उन जो आपने कैच वर्ड्स या की वर्ड्स लिया है उसको आप किस प्रकार लिंक कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल रिक्वेस्ट यू टू at least explore how MindMeister works. You can I mean get it on Google also, and I can help you out when you will try. If you are facing some problem, I have used Idea Sketch and MindMeister. I have not used all others, but all others are also tools like MindMeister. MindMeister is very interesting. Quiz creation, अभी कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया. क्विज क्रिएशन में जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, आई एम नॉट रीडिंग देयर नेम, इट इज़ प्रोजेक्टेड बिफोर यू. व्हाट इट डज इज दैट इट प्रोवाइड्स यू ए डिफाइंड टेम्पलेट. नॉर्मली क्विज में क्या होता है, एक बॉक्स होता है जहां आप क्वेश्चन लिखते हैं, और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है तो 4 उसके ऑप्शंस होंगे जहां आपको वो करना होगा. तो आप ये टेम्पलेट आपको उपलब्ध होगा, बस आपको मैटर यहाँ लिखना है, ABCD की जगह वो लिखना है, फिर नेक्स्ट. तो ये सब आपको नहीं करना होता है, बाकी चीज़ें रेडीमेड उपलब्ध होती हैं. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दीज टूल्स.
BPDF is a platform where you can use, create, edit and optimize PDF documents as written. To publish students' work, Wiki, you know Wikipedia. What is Wikipedia? So people, I will like to say one thing at this stage. मैं भी खूब नेट देखता हूँ, but to all the students I will say, which I tell the students in my class, that never take whatever is there on the net as sacrosanct. Because मैं नहीं कह रहा हूँ ये, it is an established fact कि नेट पे 70% के करीब कूड़ा है. So you have to be very careful when you have to, what I mean to say is that you should always try to authenticate what you are taking from the net, whether it is correct or not. So what I mean to say is that textbooks will never become irrelevant. गूगल गुरु की बात होती है, सब कुछ ठीक है, आपको बहुत जल्दी ऑन द क्लिक ऑफ ए माउस मटेरियल उपलब्ध होता है. बहुत सारी चीज़ें आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में छात्रों को उपलब्ध है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बिसाइड्स पब्लिश्ड फॉर्म. बट वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, वन हैज़ टू ऑलवेज वेट द मटेरियल दैट वन टेक्स फ्रॉम द नेट about its correctness, about its authenticity. So these are the platforms for publishing the students' work. Video creation, students are not, it is not that relevant for a teacher or a student, but these are the tools that are available as Web 2.0, 3.0 tools. Amongst all of them, Cam Studio and Pixorial is Google Story Builder is also used by many students. They have used it. So these are the tools for video creation. Similarly, you know all this, to extract image from PDF files, file converters, PDF to Excel, Excel to PDF, Word to PDF, PDF to Word, etc. These conversion tools are available. Even HTML to PDF tool is available. Drawing, painting, again because with Microsoft Office जैसे आपका पेंट ब्रश इंटीग्रेटेड है, उसी तरह से कई सारे टूल्स हैं. कुछ टूल्स का नाम यहाँ लिखा है, कुछ और भी टूल्स हैं जो पेंट ब्रश की तरह हैं, बट पेंट ब्रश से डिफरेंट हैं. ट्राई टू डाउनलोड इट and try to use it to see the difference between what you may be familiar with, how you can compare Draw It Live or Google Drawing or Sketchpad with paintbrush that is there in the Windows environment. Now, word cloud एक mind mapping tool की तरह है, but still very different. As is written on the slide, provides a weighted list of words in visual form, important words from the given sentence in visual form, or not only in different size, you can get the words in different colors, some in the form of cloud, some in the form of circle. So it becomes very easy to take from a given sentence. वो जैसा मैंने बताया क्या बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे था कि हम कैचवर्ड से कोई एक कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे थे, डेट वाज देयर इन माइंड मैपिंग. हियर क्या है, हियर इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ डेट. कोई एक टेक्स्ट दिया है, वहाँ से हम निकालना चाहते हैं कि मेन आइडियाज़, मेन थॉट, मेन पॉइंट्स क्या हैं इसमें. सो दीज आर द टूल्स डेट आर अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. वर्ड क्लाउड, टेकिंग द मेन वर्ड्स फ्रॉम ए गिवन सेंटेंस. So timeline creation tools क्या हैं? To combine maps and timelines into one presentation. This is of great interest to people who are there in the history, particularly not only history. I mean, when I say every field of study has its own history, electronics, communication, as it has progressed with time, you have various milestones. सो माइलस्टोन मीन्स मील का पत्थर, लेकिन यहाँ मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि कब किस काल में बड़ा सिग्निफिकेंट कुछ हुआ
which has led to the further development of that given field. So that is what is timeline creation. These are the names of the tools. Again, you can go on the Google and you can see it and you can download it and you can use it. You don't have to pay a single penny. ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए उसी तरह से कई सारे टूल्स हैं जो उपलब्ध हैं. इसके अलावा भी हैं. दिस इज अगेन इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. आई विल नॉट पे मच अटेंशन टू दीज टूल्स. नाउ लैंग्वेज लर्निंग टूल्स बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं तो बैबल का मैंने यूज़ किया है, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक अदर्स बैबल इज़ नॉट फ्री. यू हैव टू पे सम मनी. आई हैव लर्नड जर्मन, and when I was doing that, I had used this tool a long time back. Languages online, writing fun, these are the other tools that are there. And you can learn any language, particularly using Babel, but definitely you have to pay some money for that. But it is worth it. Again, in one line I have written all that with which one is familiar. स्मार्टफोन पे आज किसी के भी ड्रॉप बॉक्स, फ्लिकर, डिव शेयर, स्क्रिप्ट, ये सब उपलब्ध होते हैं, जिसके थ्रू आप एक बड़ी फाइल अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे या अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसी तरह के ये सब चूँकि कॉमन है इसलिए हमने एक लाइन में लिखा है, लेकिन वेब 2.0, वेब 3.0 के अंदर ये सब इसी के तरह के टूल्स हैं जो उपलब्ध हैं. आप खोल करके देख सकते हैं कि इनमें और ड्रॉप बॉक्स में या फ्लिकर में क्या अंतर है. डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जब से आपका लिनक्स एनवायरनमेंट आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे बात होती है. लेकिन ओपन ऑफिस, लिनक्स एनवायरनमेंट is much better than Windows environment. People are switching to Linux environment. Linux is better from Microsoft in the sense is that it can't be affected that easily by a virus as Microsoft system can get infected. पहले काफ़ी कमियां थी, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट उस तरह से उपलब्ध नहीं था, यूज़र फ्रेंडली नहीं था. नाउ with the variety of versions that Linux has undergone, आज की तारीख में Linux has come very close to Windows, and that has led to its acceptability. Now, for any teacher, all these tools are very wonderful. For any student, these tools are very wonderful. On a given day, at least I spend half an hour on a day to visit this platform TED. It is there on my phone, and what you can see is you can see the lectures given by others on different topics, entertainment to any given subject. You will find lectures there, गार्डनिंग से लेकर हर चीज़ के ऊपर लेक्चर उपलब्ध हैं. और जब आप देखते हो एक दूसरे को लेक्चर देते हुए, you learn not only how the matter should be presented, how the style also, how you should be there before the audience. So all that you learn when you see any such platform like TED. Technical education is there, but it is all, as I said, you will find wonderful videos on different topics. Zing, TeacherTube is another version of YouTube. Everything it is there, it is served, it serves before you pornography to everything, which you will not get here on TeacherTube. So TeacherTube is from YouTube, but is different that you get filtered items on this TeacherTube. Discovery Education is a wonderful platform. Besides Discovery Education, one name that I have not written, rather two names. One is National Digital Library, NDL, and another is HowStuffWorks.com.
Visually you can see, I mean it shows to you जैसे कार का इंजन कैसे काम करता है. Animated form में you can see how a car engine works or any such thing works, whatever is available on this howstuffworks.com. It is wonderful. Others are not that common. Photo editing, अगेन जो कॉमनली यूज्ड हैं वो एक लाइन में लिखे हैं, बाकी सब टूल्स जो अवेलेबल हैं हमने उनको लिस्ट किया है यहाँ पे, जिसको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि वो पिकासा या पेंट से किस प्रकार भिन्न है, चाहे वो GIMP है या बी फंकी है या ब्लॉक पोस्टर्स है. So as I said, when in 2012 I go back from where I started the lecture, not 2012, sorry, 2012, when it was realized that there is a dearth of teachers, and because of that MOOCs was thought of, and it led to the availability of free and open source software. So our government also launched a spoken tutorial project through NMEICT, National Mission for Education through ICT, Information and Communication Technology. MHRD entrusted this task to IIT Mumbai. And what they used to do at that point in time, I was the coordinator for this particular region for quite some time associated with them, and I have organized a number of workshops for my student in the science faculty. I will like to say, for example, I will like to name one such software, Scilab. Scilab is a replacement for MATLAB. So what is the difference? When you go for MATLAB and associated tools, you have to cough out money in lakhs. Scilab and its associated tools, all this is freely available. So there are many such tools. What IIT Mumbai through this spoken tutorial project used to do some time back was that they used to provide the training free of cost. Now it has changed a bit, probably because their funds have been cut. They are charging some money, some support money for the same thing for which they were not charging earlier. But this project is still there at IIT Mumbai, a spoken tutorial project, and one can avail of their services after paying something today. As I said, LibreOffice is OpenOffice, and again name of some free open source software. Writer is how you can no, not for word that is KTouch. Calc, Impress, Base, that name is here. KTouch, how keyboard can be used. These are the general languages, C, C++, Java. You can add many which have come up after that, Python, etc. over here, which is again free. LaTeX is very important for any research scholar, any good journal. If you are sending your paper, it has to be in the LaTeX format. So LaTeX one has to learn if one has to send a research paper to any good journal. It has to be in the LaTeX format. So unless and until you are familiar with that, you can't do it. Now coming to the other initiatives that our government has taken after that, SWAYAM is a platform, full form. SWAYAM stands for Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. So on many topics, lectures are there. This is NMEICT initiative to provide ubiquitous, anywhere, anytime learning environment, as I said. It creating a web portal to offer online courses, MOOC platform to provide curriculum and skill-based learning. That is what SWAYAM is.
So the objective is मेरी शिक्षा मेरा निर्णय, this is coordinated by UGC, NPTEL, CEC which is Consortium for Education Commission, IGNOU, CBSE, NCERT and NIUS. All of them are involved and material related with all of them are available platform to address from school to any student up to the college level, UG or PG, engineering, particularly when we talk of engineering, mostly those topics are available under NPTEL platform. So as written, courses are free. That is the difference between this platform and some other platforms, if I name them. Coursera.org. Wonderful courses are available here also, but what is the difference? Here you have to pay, here you have not to pay. But only when you want some certification, for that you have to pay some money. इसके अलावा EPG पाठशाला, ज्ञानवाणी, इग्नू की साइट, CEC कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन की साइट, ये सब उपलब्ध है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। अभी जब ये कोरोना महामारी का काल आया तो लोग जूम प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे, कॉमनली गूगल क्लासरूम को यूज़ कर रहे थे, और इसको देखते हुए जब जूम के साथ भी समस्याएं आने लगी, सो आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल दीज डेज, बिकॉज दिस इज़ एन इंडियन वर्जन developed very recently. A beta version has been launched on only 17th of April, and I am using this tool to link myself with my MTech students very frequently these days. saynamaste.in. So initially मैक्सिमम 30 जुड़ सकते थे, आज की तारीख में 50 जुड़ सकते हैं। दे आर वर्किंग ऑन इट कि कम से कम 100 लोग जुड़ पाएँ, बहुत जल्दी वो भी आएगा, उस पर उपलब्ध होगा हफ्ते 10 दिन में। और उसके अलावा iOS वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन भी they are developing. Probably Android version they have launched, I am not very sure. iOS version they have not yet launched. Beta version, I hope for those who do not know the meaning of beta version simply means the product is launched to the society to get the feedback of the society on its working, so that they can make it more productive based upon the feedback that they get from the market or the users. इसके अलावा अभी रिसेंटली, अभी 17 तारीख को 2 दिन पहले ही ये ऑनलाइन टीचिंग की क्राइसिस को देखते हुए सरकार ने बहुत सारे कदम अनाउंस किए हैं। 12 नए DTH चैनल्स अनाउंस किए हैं, 3 पहले से था, तो अगर ये 12 नए हो जाएंगे तो टोटल 15 DTH चैनल हो जाएंगे। सो इट विल बी वंडरफुल यूज़ ऑफ टेलीविज़न टू लिंक द स्टूडेंट्स। और ये कुछ हद तक जो प्रॉब्लम्स अभी ऑनलाइन लर्निंग में, चूँकि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की समस्या है अभी पर्टिकुलरली इंटीरियर लोकेशंस पे, सो प्रॉब्ली दिस विल एड्रेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वंस ऑल दीज न्यू चैनल्स आर अवेलेबल। 200 बुक्स ई पाठशाला के थ्रू और उन्होंने लिंक करने का ऐलान किया है। यूज़ ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट, नॉट ओनली दिस, दीक्षा के थ्रू उन्होंने क्लास 1 टू क्लास 12 1 क्लास 1 चैनल प्रोवाइड करने का संकल्प लिया है। और वो जैसा न्यूज़ में था कि हर चैनल के ऊपर 6-6 घंटे के कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे छात्रों के लिए। सो इट इज़ अ वंडरफुल अटेम्प्ट, बिकॉज हमें नहीं लगता, सरकार को भी ये नहीं लग रहा है कि अगले सत्र में भी, अगले 6 महीने हम एज ए टीचर वी ऑल नो कि फेस टू फेस टीचिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट देयर इज़ ए कंपल्सन, एज आई सेड अर्लियर, कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन करते हुए क्लासरूम के अंदर अपने छात्रों के साथ निकट भविष्य में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे जैसा इस सब से भी प्रतीत हो रहा है, सरकार को भी ये आभास है, और इसलिए कि अगले कुछ समय तक ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई लिखाई करने की सोच है।
और इसीलिए मैंने कहा कि इस कोरोना महामारी ने पहले से ही प्रयास था ऑनलाइन की तरफ चीज़ों को डेवलप करने का, लेकिन इसने कैटलिस्ट की तरह काम किया। बहुत सारी चीज़ों को अब प्रायोरिटी दे करके स्पेशल ऑनलाइन चैनल दिव्यांग्स के लिए, जो डिसेबल्ड हैं, जिन हियरिंग इम्पेयर्ड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए एक अलग चैनल अनाउंस किया गया है। और जो ये प्रयास है इनका कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि मई एंड तक, फर्स्ट वीक ऑफ जून से इनको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने ही करने हैं। वी शुड होप that will take place and students will be benefited through all these attempts। इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में बताया, जो इस संकट की घड़ी में तमाम टीचर्स ने इनका प्रयोग किया, जूम का, इजी क्लास का, गूगल क्लासरूम का, व्हाट्सएप का, जो टेक्नोलॉजी से उतने फेमिलियर नहीं थे, गूगल क्लासरूम से कैसे जुड़ें, फ्लिप टीचिंग जिसकी मैंने चर्चा करी, जिसको मैंने काफ़ी लाइक किया। सो दीज आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल यूजिंग विच वन कैन लिंक with the students. So all these tools are there, and I believe in the days to come, when we will have our own good studio, we can have good lectures prepared, and we can contribute to the national effort of ऑनलाइन टीचिंग। अपना अगर हम लोग अच्छा वीडियो क्रिएट करते हैं और उपलब्ध कराते हैं, तो इट विल बी एन स्टेप टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।